नमस्कार, स्वागत है आपका 10 न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। शहर से लेकर गांव तक मचा चोरों का आतंक, लोगों में दहशत का माहौल। नशाखुरानों से परेशान है रेल यात्री, गिरोह के एक सदस्य चढ़ा पब्लिक के हत्थे। और ट्रेन की चपेट में आकर एक युवक की मौत, परिवार में मचा कोहराम। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर जंक्शन से कुछ दूरी पर स्थित एक धार्मिक स्थल के समीप ट्रेन से कटकर गुरुवार को एक मजदूर की मौत हो गई। इसकी सूचना मिलने पर जीआरपी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। शव के पास से कुछ कागजात मिले, जिससे उसके परिजन से संपर्क किया गया। घटना से अवगत कराने के बाद उन्हें जीआरपी थाना पर आने को कहा गया। कुछ देर बाद मृतक की मां जरीना समेत अन्य लोग वहां पहुंचे। शव देखकर पूरा परिवार गमगीन है। मृतक की पहचान मझौलिया के मोहम्मद साहिल के रूप में हुई है। वह मूल रूप से मोतिहारी का रहने वाला था। पिछले 2 साल से उसका पूरा परिवार मझौलिया में किराए पर कमरा लेकर रहते हैं। मृतक की मां ने बताया कि पहले साहिल कलकत्ता में नौकरी करता था, लेकिन उसके पिता की 2 साल पूर्व मौत हो गई थी। इसके बाद साहिल मुजफ्फरपुर में आकर मेहनत मजदूरी करने लगा। इधर 4 महीने पूर्व वह घर से काम करने की बात बोलकर निकला था। इसके बाद आज तक घर नहीं लौटकर आया। मृतक की मां ने बताया कि थाना में शिकायत नहीं दर्ज कराए थे, कारण पूछने पर कोई जवाब नहीं दिया। आग से देखे नहीं सर, हमको आदमी बोल रहा है कि मस्जिद तरह कटा है। ठीक है, हम आए थे उसको खोजने ढूंढने, तो हम वही देखने आए तो देखने की मरा पड़ा हुआ लाश हमको मिला है बच्चा का। बस न 6 महीना से साल भर से मेरा बच्चा से मुलाकात ही नहीं था। जी, मेरा बेटा करता था गाड़ी इंजन के काम। गैरेज में काम उनका? जी, बाहर जी। 4 महीना से मेरा बच्चा बेटा है आपका? 4 बेटा है। क्या नंबर था? ये 12 था, सबसे 12 हो रहा था ये मेरा। जी, सबसे 12 हो रहा था। एक बेटा हुआ है छोटा वाला। यहाँ रे बेटा। जी, यहाँ क्या चाह रही हैं आप लोग? हम लोग चाह रहे कि लाश हमको यहाँ से दे देवे भैया। हम गोर को अपन चंदा मांग के कर देंगे। मेरे लिए अब कोई न है मेरा दुनिया में भैया। और कोई बेटा है ना? 2 गो थे, वही छोटा है, वही है काम सीख रहा। उसको फिर माथा खराब है, उसको कोई गिनती में नहीं है। हमको अब कमा के खिलाने वाला कोई ना है। ये एगो था। क्या नाम है आपका? जरीना। और बेटा का? साहिल। उम्र कितना होगा उसका? 26 साल का है। नहीं भैया नहीं। घर है आपका? मेरा नैहर है मझौरिया में, मोतिहारी ससुराल है। मुजफ्फरपुर में बेखौफ चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार चोरों के द्वारा पुलिस को खुली चुनौती दी जा रही है, लेकिन पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। बुधवार की रात मनियारी हाट के पास 2 हार्डवेयर के दुकानों का दीवार तोड़ चोरों ने लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। दुकानदारों ने बताया कि देर शाम वह अपनी दुकान बंद कर घर चले गए थे, जिसके बाद आज अहले सुबह स्थानीय लोगों के द्वारा उनको सूचना दी गई कि उनके दुकान का दीवार टूटा हुआ है। जिसके बाद वह दुकान पर पहुंचे तो देखा कि दुकान का दीवार तोड़ लाखों का माल गायब है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मेरा 2 मोटर, एक कंप्रेसर मशीन और कुछ सामान। कब घटना घटी है? हम तो सीधे दुकान खोलने आए तो देखे तो ऐसे घटने हैं। मोटर पर ले गया है, सर्विसिंग मशीन ले गया है, तोड़ के दीवार तोड़। कब की घटना है? आज सवेरे हम दुकान खोले हैं तो देखे। आपने प्रशासन को सूचित किया है? हाँ, सूचित तो किए हैं। क्या प्रशासन आए हैं? अभी तक तो नहीं आया।
मुजफ्फरपुर के सदर थाना इलाके के अतरदा में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब नशा खिलाकर लूटपाट करने वाले गिरोह के एक सदस्य को लोगों ने पकड़ जमकर उसकी पिटाई कर दी। जानकारी के अनुसार नशा खिलाकर लूटने वाले गिरोह के सदस्यों ने कुछ दिन पूर्व सदर थाना क्षेत्र के अतरदा के एक ऑटो चालक से मनियारी चलने के नाम पर ऑटो रिजर्व किया और मनियारी थाना क्षेत्र में ले जाकर नशा खिलाकर ऑटो लूट लिया, जिसकी प्राथमिकी मनियारी थाने में दर्ज है। एक बार फिर उसी गिरोह के सदस्य ने गुरुवार को फिर एक ऑटो मनियारी थाना क्षेत्र में ले जाने के लिए रिजर्व कर रहे थे, तभी उस गिरोह पर पीड़ित की नजर पड़ी, जिसे देखते ही पीड़ित ने पहचान लिया, जिसके बाद तत्काल पीड़ित ने हल्ला करते हुए गिरोह के एक सदस्य को धर दबोचा। देखते ही देखते लोगों की भीड़ लग गई, जिसके बाद लोगों ने जमकर आरोपी की पिटाई कर दी। वहीं सूचना पर पहुंची सदर थाना की पुलिस ने आरोपी को स्थानीय लोगों से छुड़ाते हुए अपने कब्जे में थाना ले गई। पुलिस का कहना है कि उससे पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ कच्चों की बजरंगबली दल से हमको ले गया भाड़ा में रिजर्व करके। कहाँ ले गया था? मनियारी हाई स्कूल। अच्छा, क्या बोल के ले गया था? बोला था कि उन्हें से 2 लेडीज के लाना है, हाँ। तो स्टेशन छोड़ देना है। अच्छा। तो हम बोले 600 रुपया, हाँ। तो बोला 500 रुपया देंगे। हम चल गए उसके बाद जूस की दुकान मनियारी ऐसे घुसता है ना मोर, तो उससे पहले एक के जूस की दुकान है, और जूस की दुकान में गन्ना का जूस पियाया एक पिया मतलब 2 ठोप, उसके बाद बेहोश हो गया। उसके बाद जाकर मुरैठा फेंक दिया। कब का बात है? 21 तारीख के है, 21 तारीख के 11:59 पर। तो गाड़ी छीन लिया था? हाँ, गाड़ी छीन लिया, मोबाइल छीन लिया। हाँ, नाम क्या है? गुरुवार को मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में बिहार के उत्पाद आयुक्त के पाठक, वर्तमान गृह सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव, विशेष सचिव विधि बिहार पटना ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव एवं प्रभुनाथ सिंह निदेशक अभियोजन के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का परिवाद दायर किया गया है। मद्य निषेध के विशेष आलोक अभियोजक बजरंग प्रसाद की मृत्यु से यह मामला जुड़ा बताया जा रहा है। अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह ने दर्ज परिवाद में मानसिक प्रताड़ना का आरोप सभी आरोपियों पर लगाते हुए परिवाद दायर किया है। सुशील कुमार सिंह ने बताया कि 29 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुलिस और शराब माफियाओं के गठजोड़ में अभियुक्तों के खिलाफ विशेष न्यायालय उत्पाद मुकदमों की धीमी गति को लेकर आरोपियों के द्वारा अभियोजक बजरंग प्रसाद को काफी जलील किया गया। उनके साथ गाली गलौज तक की गई। मानसिक रूप से उन्हें टॉर्चर किया गया, जिससे बजरंग प्रसाद काफी तनाव में चले गए और उनकी मृत्यु हो गई, जिसे लेकर उन्होंने यह परिवाद दायर किया है। परिवाद की सुनवाई की अगली तिथि 3 फरवरी को सुनिश्चित की गई है। देखिए, यहाँ उत्पाद न्यायालय जो है, इसके विशेष लोक अभियोजक थे बजरंग प्रसाद। उनकी मृत्यु जो है ये 24 तारीख को हो गई है। तो ये जो उत्पाद न्यायालय में लंबित मुकदमा है, उसकी धीमी प्रगति को लेकर के सरकार स्तर पर समीक्षा बैठक हुई थी। ये पिछले 29/10/21 को हुई थी और अभी जो वर्तमान में 21/1/22 को हुई है। दोनों समीक्षा बैठक में जो है सरकार प्रशासन जो अपनी असफलता ये बजरंग प्रसाद पर डाल करके इनको काफ़ी इन लोगों ने ह्यूमिलिएट किया, बेइज्जती की, गाली गलौज किया और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, जिसकी प्रताड़ना से ये जो है इनका ब्रेन हेमरेज हो गया और ये स्वर्ग लोक को चले गए। तो हमने इसी मामले को लेकर के ये के पाठक हैं, उसका जितेंद्र श्रीवास्तव हैं, उसके बाद जो है प्रभुनाथ सिंह हैं और ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव हैं। इन लोगों के विरुद्ध और इन लोगों ने ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जो है काफ़ी ह्यूमिलिएट किया था। तो इन लोगों के खिलाफ हमने आज मामला दर्ज कराया है। मैंने इसके पहले भी पीएमओ को और सीएम को जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी, मैंने ईमेल से कंप्लेन भी किया था कि इन जो पदाधिकारी हैं, इन लोगों के खिलाफ में कार्रवाई किया जाए, इसकी जाँच करके। और अंततः आज हमने माननीय न्यायालय में ये मुकदमा दर्ज कराया है। ये धारा 304 का मामला बनता है। 304 के तहत हमने मुकदमा दर्ज कराया है। बिहार नगर पालिका कानून के संशोधन के बाद मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव सीधे जनता द्वारा किए जाने संबंधी बिहार सरकार के निर्णय के बाद सभी पार्टियों में जोड़ तोड़ एवं गुना भाग शुरू है, जिसमें राजद भी पीछे नहीं है। इसको लेकर गुरुवार को युवा राजद प्रदेश सचिव रतन कुमार चौधरी, राजद नेता कुंदन कुमार समेत कई अन्य नेताओं ने गहन विचार विमर्श के उपरांत सिकंदरपुर स्थित कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन करते हुए आगामी अप्रैल-मई में संभावित निगम चुनाव से पहले मेयर उप मेयर चुनाव को लेकर अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है।
युवा राजद प्रदेश सचिव रतन कुमार चौधरी ने नगर निगम चुनाव की नई व्यवस्था पर दो टूक कहा है कि इस व्यवस्था से मेयर उपमेयर बनाने के नाम पर धनबल और बाहुबल का दबदबा खत्म होगा। जनता सीधे प्रत्याशियों का चयन कर सकेगी, जिसके माध्यम से वे नगर का समग्र विकास हासिल कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि गुजरे 20 वर्षों में नगर निगम में विकास के नाम पर भ्रष्टाचार का खेल चलता रहा है। मुजफ्फरपुर नगर निगम से भ्रष्टाचार मिटाना हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है और जनता की चाहत और उनकी सोच मुझे यहाँ तक लाई है। और अगर जनता चाहेगी वो अपना आशीर्वाद देगी तो हम मुजफ्फरपुर नगर निगम मेयर या उपमेयर की कुर्सी पर बैठकर जनता जो चाहती है वो हम करेंगे। जनता जिस सोच के साथ वोट देती है हम वो करेंगे। किंग मेकर, पूंजीपति, बड़े बड़े व्यवसायियों से नगर निगम को छुड़ाएंगे और अभी तक जो 20 वर्षों का तिलिस्म इन्होंने फैला कर रखा है उस तिलिस्म में कील ठोकने का काम करेंगे। कैसे मिटाएंगे भ्रष्टाचार? सबसे पहले दलाल भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे और सबसे पहला धन्यवाद मैं विकास मंत्रालय को देना चाहूँगा, जिन्होंने खरीद फरोख्त, वार्ड पार्षद और बॉर्डर पार कर होटलों में रहने वाले और हेलीकॉप्टर से नगर निगम में उतारने वालों का जो मंशा था उसे ख़त्म कर दिया है। जनता अब जिसे चुनेगी वो काम करेंगे। जनता युवा सोच की तरफ देख रही है। आप वोट क्यों देते हैं? कि आपके दुख में आपका नेता आपके साथ रहे। यहाँ तो नेता जब कोई आपदा आता है तो अपने शोरूम से बाहर नहीं निकलता है, 1-4 गो पोस्टर लगा के घर में रहता है कि कोरोना। वोट लेने के लिए कोरोना नहीं है, सेटिंग करने के लिए कोरोना नहीं है, माल लेने के लिए कोरोना नहीं है, मगर जनता के साथ खड़ा रहने के लिए कोरोना है। 20 वर्षों से बता दीजिए कौन सा नाली कहाँ जाम है, सबको पता है, मगर नेताओं को पता नहीं है। काहे पता रहेगा भाई? वो तो पैसा दे के काम हुआ है। तो जनता इस बार वोट देकर भेजेगी और चाहेगी कि हम कुर्सी पर बैठे तो सीधा सीधी जनता का ही काम होगा। बिचौलिया खत्म होंगे, भ्रष्टाचार खत्म होगा, किसी भी चीज़ के लिए उन्हें अतिरिक्त शुल्क देने की ज़रूरत नहीं होगी। काम मेयर करते हैं या वार्ड पार्षद? मेयर के निर्देश पर ही काम होगा। जनता आखिर एक नगर निगम से जनता चाहती क्या है? नाली, पानी, सड़क, और क्या चाहती है? बस उसी को मायाजाल में फंसा कर ये लोग काम करते हैं। आपको ही जनता क्यों चुनेगी? जनता है हमें नहीं, लेकिन युवा सोच को तो चुनेगी। मुजफ्फरपुर के कांटी थर्मल प्लांट के द्वारा लगातार मजदूरों के हटाने के विरोध में मजदूरों का गुस्सा गुरुवार को फूट पड़ा और सभी ने हंगामा शुरू कर दिया। मजदूरों ने बताया कि पुरानी यूनिट एवं 1 नंबर प्लांट पर के दर्जनों मजदूरों को काम पर से हटा दिया गया है। उनका गेट पास नहीं बनाया गया है। साथ ही कहा कि प्लांट में जब चाहा मजदूर को रख लिया जाता है और पैसे मांगने पर उन्हें निकाल दिया जाता है। गेट पास नहीं दिया जाता है ताकि वह अंदर प्रवेश नहीं कर सके। इसको लेकर तत्काल निदान के बाद ही सभी काम पर लौटेंगे। मामला यहाँ ये दर्ज हुआ है कि एनटीपीसी जो है अपने आप को समझ रहे हैं कि मेरा बाप का प्रॉपर्टी है। अच्छा। यहाँ मजदूर का प्रॉपर्टी नहीं है और मजदूर को जो है 6 महीना से बैठाया जा रहा है, 9 महीना से बैठाया जा रहा है। बोल रहा है कि अब यूनिट बंद हो गया तो हम कहाँ से ड्यूटी दिया जाए। अच्छा। तो हमारा कहने का मतलब यूनिट बंद हुआ तो आप ड्यूटी 20 बरस से नौकरी कर रहे हैं हम लोग, हम कहाँ जाए हैं? आप लोग आके यहाँ पर धाट जमा रहे हैं, हम लोग जो है कहाँ जाए धाट जमाने? तो आप लोग हमारे ऊपर जब नहीं ध्यान दे रहे हैं, आप लोग हमारे ऊपर अति नहीं कर रहे हैं, शोषण ज्यादा कर रहे हैं, आप कमीशन ले रहे हैं हर महीने। आप कमीशन नहीं देने पर आप जो है कितना रुपया लेता है कमीशन? कमीशन कितना लिया जाता है? कमीशन 2000, 1500, 3000 ऐसा लिया जा रहा है हर मजदूर हर साइड पर। 3000, 2000, 2500 ऐसा लिया जा रहा है मजदूर से। अच्छा। समझे ना? हर मजदूर से पूछा जाए कि हाँ, कोई ये न कहे कि हाँ नहीं लिया रहा है मजदूर। पूछिए तो हर मजदूर से आप पूछिए, आप जो है क्योंकि मान के चलिए आप तो पत्रकार है, आपका काम है कि हर मजदूर से पूछिए कि हाँ मजदूर क्या कर रहा है, कि ले रहा है या सरकार कह रही है कि भ्रष्टाचार को हम खत्म कर दें। सरकार कह रहा है भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, मगर यहाँ एनटीपीसी भ्रष्टाचार कहाँ खत्म होने दे रहा है? एनटीपीसी तो जो है सारा मजदूर को जो है ऐसी की तैसी करके रख दिया हुआ है, समझे ना? और कहने पर बोलने पर जो है कहता है कि बोलो आप नेता घोषित है। मेरा जो है नेता घोषित किया गया हुआ है यहाँ प्लांट के अंदर। मजदूर को नेता घोषित? हाँ, मेरे को नेता घोषित किया गया हुआ है एनटीपीसी। आवाज उठाने वाले को नेता घोषित किया? आवाज मैं उठा रहा हूँ इसलिए मेरे को नेता घोषित किया गया हुआ है। समस्या यही है कि एनटीपीसी का ये प्लांट है। अच्छा। यहाँ पर इनका मनचाहा मनमानी चल रहा है। जो पैसा देगा
जो कमीशन इनको देगा वही यहाँ रहेगा। अच्छा। जो नहीं देगा वो घरे चला जाएगा। तो हम यहाँ पर जो एनटीपीसी जो चला रही है प्लांट, उससे इफेक्टेड कौन है? कांटी का जनता है कि दूसरा कोई है? कांटी का जनता है। तो कांटी का जनता घरे चला जाएगा। हम जमीन दिए, अपना तन मन जमीन सब कुछ अर्पण किए कि यहाँ पर रोजगार मिलेगा। हम बेरोजगार हैं, दूसरे जगह से, दूसरे जिला से, दूसरे राज्य से आदमी आके यहाँ काम कर रहा है और हमारा घर यहाँ है, हमारा जमीन लिया, फिर भी हमको पैसा देकर नौकरी मिल रहा है। तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो रहा है? और इसमें जो है एनटीपीसी का एक छोटा से लेके बड़ा अफसर सब सम्मिलित। और इसमें हम यही चाहते हैं कि जितना भी निजी कॉन्ट्रैक्टर है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है, जो पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, लो में ले लेते हैं और कहते हैं कि इसमें तो अब आपको कमीशन देना होगा, जिससे सभी लोग परिपूर्ण है, सब लोग जानता है, पूरा कांटी का जनता जान रहा है। आरआरबी द्वारा आयोजित एनटीपीसी सीबीटी 1 की परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद से अभ्यर्थियों में आक्रोश है। रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके समर्थन में एआईडीएसओ और युवा संगठन एआईडीएसओ की ओर से मोतीझील स्थित कार्यालय से कल्याणी चौक तक प्रतिवाद जुलूस निकाला गया। एआईडीएसओ के बिहार राज्य सचिव विजय कुमार ने कहा कि आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट में गड़बड़ी और ग्रुप बी में अनावश्यक 2 परीक्षा लेने के फैसले के खिलाफ बढ़ते आंदोलन के दबाव में रेलवे बोर्ड द्वारा जांच कमेटी बनाने और ग्रुप डी की परीक्षा को स्थगित करने की घोषणा की गई है। यह केवल छात्रों को ठगने एवं उनके आंदोलन को खत्म करने की साजिश है। खासकर ग्रुप डी की परीक्षा स्थगित करना समझ से परे है। ग्रुप डी के लिए 2 परीक्षा की क्या जरूरत है? पहले से नोटिफाइड एक परीक्षा के आधार पर परीक्षा तिथि अविलंब घोषित की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने सरकार द्वारा पुलिसिया दमन और प्रतियोगी छात्राओं की मांग की अनदेखी के खिलाफ छात्र नौजवानों से अनुशासित ढंग से चरणबद्ध आंदोलन चलाने का आह्वान किया। आज हम लोग छात्र संगठन एआईडीएसओ और युवा संगठन एआईडीवाईओ की ओर से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों की मांग है कि आरआरबी एनटीपीसी का जो रिजल्ट जारी किया गया है उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी है। 20 गुना रिजल्ट जारी करने का घोषणा रेलवे बोर्ड ने ही किया था, लेकिन उन्होंने एक ही विद्यार्थी को 4-4 पदों पर रिजल्ट को जोड़ करके और उन्होंने ये 20 गुना पूरा करने का काम किया है। लेकिन वो माने अगर सही में देखा जाए तो वो 3,84,000 छात्रों का ही रिजल्ट है। बाकी के 3 लाख से भी अधिक छात्र इस रिजल्ट से वंचित है, जो आगे की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इसलिए ये लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है, जिस पर अविलंब ये रेलवे बोर्ड को और रेल मंत्रालय को संज्ञान लेना चाहिए। और ये माने उनको माने जो जांच कमेटी बनाए हैं कि हम जांच कमेटी में सवाल लेंगे, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि इसमें सवाल कहाँ है? ये तो आपको 20 गुना रिजल्ट जारी करने का सवाल है। दूसरी बात, जो आज ग्रुप डी का जो परीक्षा होना है, सरकार ने 3 साल पहले नोटिफिकेशन निकाला, फॉर्म भरवाया, लेकिन 3 साल तक एक कोई परीक्षा नहीं हुई। अभी 2 महीना पहले वो घोषणा किए कि हम परीक्षा लेंगे, लेकिन उन्होंने जो पुराना पैटर्न था उसको बदल दिया। आप सोच करके देखिए, ये जो आईएएस की परीक्षा है उसमें पीटी और मेंस की परीक्षा होती है। ये ग्रुप डी की परीक्षा जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की परीक्षा है, उसमें ये बोल रहे हैं कि हम 2 एग्जाम लेंगे। ये कहीं से भी छात्र हित में नहीं है, बल्कि छात्रों के ये जो जीवन का अमूल्य समय है उसको बर्बाद करने की नीति है। इसलिए हमारा संगठन ये दोनों सवाल पर ये एनटीपीसी का 20 गुना संशोधित रिजल्ट जारी करे। ये ग्रुप डी में जो पुराना पैटर्न है उसके आधार पर सिंगल परीक्षा ली जाए। साथ ही साथ रेलवे का जो ये कैलेंडर है उसको जारी करे। हम सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब ध्यान दें, और साथ ही साथ छात्रों से भी आह्वान करते हैं कि वो अनुशासित तरीके से इन सवालों को लेकर जब तक माने समस्या का समाधान नहीं होता है वो आंदोलन को तेज करें, मजबूती से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएं। समाहरणालय सभा कक्ष में गुरुवार को आयोजित जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक में कार्य और प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। साथ ही उसके क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए। बैठक में जानकारी दी गई कि जिले के 4 पंचायतों में ठोस तरल एवं कचरा प्रबंधन से संबंधित कार्य किया जा रहा है, जबकि 50 पंचायतों में इसकी कार्य योजना बना ली गई है। इसमें 16 ग्राम पंचायतों का ग्राम सभा से अनुमोदन होकर आ गया है। इन सभी ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य किए जाएंगे। बताया गया कि ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के तहत हर वार्ड में ठेला गाड़ी रहेगी। कचरे को इकट्ठा करने के लिए कर्मी रहेंगे।
पंचायत स्तर पर एक एक ई रिक्शा रहेगा। वार्ड स्तर पर संग्रहण केंद्र बनाए जाएंगे। प्रत्येक पंचायत में एक पर्यवेक्षक रहेंगे और प्रखंड स्तर पर एक कंप्यूटर ऑपरेटर और एक पर्यवेक्षक की प्रतिनियुक्ति होगी। प्रत्येक घर को 2-2 डस्टबिन दिया जाएगा। ये सभी कार्य चिन्हित 4 पंचायतों में किए जा रहे हैं। 16 अन्य पंचायतों में शीघ्र ही यह कार्य शुरू होगा, जबकि इसके लिए फिलहाल 50 पंचायतों का चयन किया गया है। बैठक में उप विकास आयुक्त मुजफ्फरपुर आशुतोष द्विवेदी, नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, डीपीओ, आईसीडीएस, जिला योजना पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला समन्वय, जिला जल और स्वच्छता समिति, अपर नगर आयुक्त, जिला लेखा पदाधिकारी के साथ जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। आज जिलाधिकारी के कार्यालय कक्ष में आज जिला जल स्वच्छता समिति की बैठक हुई, उनकी अध्यक्षता में। बैठक में विशेष तौर पे जिले में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन को लेकर के किए जाने वाले कार्यों से संबंधित जिलाधिकारी द्वारा महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया। आपको मालूम होना चाहिए कि जिले के 4 पंचायतों में ठोस तरल कचरा प्रबंधन का कार्य पहले ही से चल रहा है। आज जिन पंचायतों का अनुमोदन वार्ड सभा के द्वारा, ग्राम सभा के द्वारा होकर गया, सो ऐसे 16 पंचायत हैं जहां शीघ्र ही यह कार्य शुरू होगा और अभी तक कुल 50 पंचायतों का चयन किया गया है। 4 पंचायतों में पहले से काम चल रहा है, 16 का काम अब शुरू होगा कुछ दिनों के बाद। उसके लिए जो भी प्रारंभिक तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। इसमें वार्ड लेवल पर कचरा संग्रहण केंद्र बनाया जाएगा। इसमें ठेला गाड़ियां रहेंगी, पंचायत स्तर पर ई रिक्शा रहेगा और इसके लिए तमाम तरह के कर्मी प्रतिनियुक्त किए जाएंगे और इसके लिए लगातार सतत अनुश्रवण किया जाएगा। जिला स्तरीय कमेटी भी काम करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य निर्मल परियोजना के तहत गाँवों में ठोस तरल कचरा प्रबंधन के द्वारा कचरा उठाव करना है ताकि गांव को स्वच्छ बनाया जा सके। मजदूरों और गरीबों को नियमित रोजगार, 600 रुपये दैनिक मजदूरी देने, सभी दलित गरीबों और भूमिहीनों के लिए जमीन, आवास और रोजी रोटी की गारंटी करने, बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार को अखिल भारतीय खेत और ग्रामीण मजदूर सभा, भारत प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन, बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन के संयुक्त तत्वाधान में समाहरणालय परिसर स्थित धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना दिया गया। मौके पर सभा के राज्य सचिव शत्रुघ्न सहनी, यूनियन के जिला अध्यक्ष अवधेश पासवान सहित संगठन के दर्जनों सदस्य मौजूद रहे। सभी राज्यों में अलग अलग खेत मजदूरों के लिए कानून है, इसलिए हमारी डिमांड है, मांग है कि खेत मजदूरों के लिए केंद्रीय कानून बनाया जाए। मनरेगा मजदूरों को 200 दिन काम, 600 रुपया मजदूरी और कार्यस्थल पर ही मजदूरी का भुगतान किया जाए। चूँकि मनरेगा में जिस तरह के कानून की पचड़ा दे करके मजदूरों से काम करवा लिया जा रहा है और उनके मजदूरी को भुगतान नहीं किया जा रहा है, इसलिए कानून को सरल बनाया जाए और मनरेगा मजदूरों को कार्यस्थल पर ही मजदूरी का भुगतान किया जाए। डी बंदोपाध्याय आयोग की रिपोर्ट को पूरे बिहार में लागू किया जाए। खेत मजदूरों के लिए हाउसिंग कानून बनाया जाए। हाउसिंग कानून बना करके तमाम खेत मजदूरों को उनको कहिए कि आवास दिया जाए, बास आवास दिया जाए, ज़मीन दिया जाए। जहाँ कहीं भी बिहार सरकार की ज़मीन है, सीलिंग की ज़मीन है, नाला की ज़मीन है, मठ मंदिर की ज़मीन है, उन तमाम ज़मीनों को एक्वायर करके उन गरीब भूमिहीनों के बीच में वितरण किया जाए। तमाम खेत मजदूरों को भोजन का मौलिक अधिकार दिया जाए। क्षेत्र के क्षेत्रीय मजदूर जो खेत में काम करने वाले मजदूर हैं, उनकी समस्याओं के लेकर और जैसे केंद्रीय की खेत मजदूरों की ग्रामीणों की केरल की तर्ज पर एक कानून पूरे केंद्र में बने, जो केरल में जिस तरह से बनी हुई है। मनरेगा में कम से कम 200 दिन काम और 600 रुपया उसकी दैनिक मजदूर मिले और बास्केट पर्चा जो हैं, जो बासे हुए हैं उनको बास्केट पर्चा और हरियाली के नाम पर जो पोखर के भिंडा पर जो लोग भी
भूमिहीन बसे हुए हैं उनको उजाड़ा जा रहा है, चाहे सड़क किनारे हो चाहे इस नाम पर उसको रोका जाए और सभी लोगों को जो है से बास्केट पर्चा दिया जाए, उनको भूमिहीनों को 10 डिसमिल ज़मीन दिया जाए। क्योंकि जो अभी सरकार है वही एक कानून लाई थी कि बास्केट भूमिहीनों को 5 डिसमिल ज़मीन देंगे, 5 डिसमिल के बजाय 1 डिसमिल भी किसी को अभी तक नहीं मिला। आगामी 1 फरवरी से होने वाले इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड मिलना गुरुवार से शुरू हो चुका है, जिसके बाद स्कूल कॉलेजों में इंटरमीडिएट के छात्रों का एडमिट कार्ड लेने के लिए भीड़ उमड़ पड़ा, जिसके बाद कर्मचारियों को भीड़ को लाइन में लगाने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। छात्रों ने कहा कि कोरोना की वजह से परीक्षा की तैयारी में स्कूल कोचिंग बंद होने से काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से कुछ आसानी हुआ। एडमिट कार्ड देना है 12th का। कब से एग्जाम है? 1 फरवरी से। तैयारी हो गया? तैयारी चल रहा है, कोरोना में तैयारी क्या रहेगा, कोचिंग कॉलेज सारा बंद है। कैसे तैयारी की हो? ऑनलाइन ही किए, आप देखिए कैसे जाता है एग्जाम। उम्मीद है कि अच्छा जाएगा? बढ़िया ही जाएगा, जितना पढ़े हैं उतना में से आ गया तो अच्छा ही जाएगा। गुरुवार को बिहार विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर वाणिज्य विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर प्रेमानंद के विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यावधि समाप्त होने के बाद नए विभागाध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर सैयद आले मुस्तब्बा ने पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के पश्चात पूर्व और वर्तमान विभागाध्यक्षों का अभिभाषण हुआ, जिसमें पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर प्रेमानंद ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण छात्र हित में बहुत कुछ करना चाहते थे जो कि नहीं कर पाए। वहीं निवर्तमान विभागाध्यक्ष डॉक्टर सैयद आले मुस्तब्बा ने बताया कि वाणिज्य विभाग में जो भी कुछ बाकी बचा काम है उसे जल्द पूरा करने का काम करेंगे। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। विभाग में जितने विभाग के प्रगति के लिए जो जो संभव उस परिस्थिति में था उसको हमने किया, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो विश्वविद्यालय प्रशासन से लगातार आग्रह करने के बाद भी यहाँ का जो इंजीनियरिंग सेक्शन है उससे रिलेटेड और भी बहुत सारे चीज़ हैं जो उसका विकास होना चाहिए था, जिसको हम करवाना चाहते थे। और कुछ कोविड के चलते भी कई बार हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी या एडमिनिस्ट्रेशन के जो टॉप लोग हैं वो चाहते हुए भी हमारे उन सभी कार्यों को पूरा नहीं कर सके। मुझे अफसोस है। एडवाइजरी कमेटी की बैठक होनी थी, उसको भी कई बार इसी सब ऊहापोह में नहीं हो पाया। मेरे मन में बहुत सारे विभाग के विकास के लिए बहुत सारी बातें थी, उसको मैं करना चाहता था, लगातार उसके लिए प्रयास किया। हर बार की तरह इस बार भी भीष्म सर्दी में समाज सेवी मोहम्मद अमीन कम्बल बांटकर गरीबों की ठंड मिटा रहे हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन्होंने 200 से अधिक कम्बलों का वितरण किया, साथ ही गर्म कपड़े भी गरीबों और जरूरतमंदों को बांटे हैं। उन्होंने बताया कि यह काम शहर से लेकर गांव तक उनके द्वारा किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस को ये संदेश देना चाह रहे हैं, हमारा देश महान भारत है और महान रहेगा। हम सब गरीब अमीर सब मिलके खुशियाँ मना रहे हैं। जैसा हरा भरा मेरा भारत है वैसे हरा भरा हम सब रहे। समझे, हर साल की तरह हम इस साल भी गणतंत्र दिवस पर गरीबों या अमीरों को जो हो सका कम्बल बांटते हैं। हर साल की तरह इस साल भी हमने डोनेट किया है जहाँ तक हो सका है। बाकी ऊपर वाला और दे तो और हम गरीबों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करने की इच्छा रखते हैं। और ताकि बाकी क्या कहना, सब अमन चमन से रहे, हिंदू मुस्लिम सब भाई हम सब एक साथ मिलकर भाईचारगी अपनी आपसी मोहब्बत प्रेम सब मिलकर रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।